चलिए तो भाई साहब शुरू किया जाए। नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। और आज की क्लास, आज की सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। जिनका जिनका एग्जाम है यूपी पुलिस का, जो भर रहे हैं, सेना में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए, और बिहार पुलिस, बिहार एसएससी का यदि आप एग्जाम दे रहे हैं या फिर एसएससी जीडी का आपको पेपर देना है, इन सारे पेपर को हम लोग कवर कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेशन में आपको लगभग 20 सवाल देखने को मिलेगा और 20 सवाल में आप देखेंगे कि बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी में सवाल आपके पास रखे। ये वो सवाल है जो एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि रिपीट कर जाता है। ज्यादातर एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, जो एक एक सवाल 3-3 4-4 एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आने वाला एग्जाम में भी आने की संभावना बढ़ जाती है। तो प्रैक्टिस सेशन में रखे हैं। बाकी रेगुलर में तो हम लोग देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किए हुए हैं। लगभग 3 वीडियो के आसपास आपके यूट्यूब पर मिली होगी। और उसके बाद प्रैक्टिस सेशन भी हम लोग इसलिए कंटिन्यू रख रहे हैं ताकि जो टॉपिक लगातार पढ़ते आ रहे हैं वो हम भूल ना जाएं, उसके लिए प्रैक्टिस सेशन करना जरूरी है। तो हमारा प्रयास है कि एक दिन प्रैक्टिस सेशन वाला सेशन दे दें और एक दिन टॉपिक वाला सेशन दे दें, ताकि आपको प्रैक्टिस भी करने में कोई दिक्कत ना हो और चैप्टर भी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए सेशन को डिजाइन किए हुए हैं। आप आराम से 20 सवाल को इंटरेस्ट बनाइए, पेन और पेपर लेकर के अपने से सॉल्व करने का भी प्रयास करिए। ठीक है बाबू, आ जाओ। सवाल बहुत बेहतरीन बेहतरीन मिलेगा, क्वालिटी का सवाल है। अब देखो ये सवाल नंबर आप पहला देखिए, क्या कहता है कि अनीता ने समस्या का समाधान करते समय, देखो समस्या का भी समाधान कौन कर रही है? अनीता। अरे अनीता समस्या का समाधान करेगी कि समस्या और उत्पन्न करेगी? ठीक है, आ जाओ। अनीता ने समस्या का समाधान करते समय अपने पहले किसी संख्या का वर्ग करके 25 घटाने के बजाय गलती से संख्या में से 25 घटाने के बाद वर्ग कर दिया, परंतु फिर भी उसका उत्तर सही आया। तो ज्ञात कीजिए कि वह संख्या दी गई थी कितना थी। अब देखो अनीता क्या है कि अनीता से कुछ समझने में, सुनने में, ऐसे भी औरतें सुनती कहाँ है, कहोगे कुछ तो करके कुछ देगी, गलती से सही हो गया तो अलग बात है। अभी के सवाल में यही हुआ है। अनीता को कहा गया कि कोई एक संख्या है, उस संख्या को पहले करिए वर्ग और वर्ग करके 25 घटा दीजिए। ऐसा कहा गया है अनीता से कि किसी संख्या को पहले वर्ग करिए और उसमें से 25 घटा दीजिए। यानी अनीता को जो बोला गया, तो सपोज करिए कि संख्या x है, तो पहले संख्या का वर्ग करना था और उसमें से 25 क्या कर देना था? घटाना था। यानी अनीता को करना था ये वाला रिजल्ट, पहले संख्या का वर्ग करना था और उसमें से 25 घटाना था। लेकिन अनीता ठहरी पागल। उन्होंने क्या किया कि पहले घटा दी 25 और उसके बाद वर्ग की बात। ऐसा ये कर गई। देखो करना था ऐसे, कर गई ऐसे, लेकिन कहता है कि रिजल्ट दोनों सेम आया। यानी दोनों रिजल्ट आपस में क्या हो गया है? बराबर हो गया है। सवाल कितनी आसान था, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पहले किसी संख्या का वर्ग करके 25 घटाना था, लेकिन गलती से पहले घटा के ही वर्ग किया, तो जो रिजल्ट आया वो पहले वाला रिजल्ट और बाद वाला रिजल्ट दोनों सेम है। अब यहां से बाबू एलजेब्रा का छोटा सा कंसेप्ट लगा दीजिए। ये ज्यों का त्यों एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये माइनस बी के होल स्क्वायर करिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 25 दूना 50 एक्स। बाब ये एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में कैंसिल हो जाएगा। ऐसा करते हैं, माइनस 50 एक्स को इधर लाएंगे तो प्लस 50 एक्स, और 25 उधर जाके प्लस में होगा तो 650 हो जाएगा, और इससे ये कट जाएगा और 5 से कटेगा तो 13। यानी वो जो संख्या था वो कितना था? 13 था। ऑप्शन नंबर बाबू बी हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा मिस्टेक हुई, ज्यादा मिस्टेक हुआ नहीं, लेकिन भगवान उसके साथ थे, कुदरत उसके साथ थे कि रिजल्ट जो पहला वाला से आना था, गलती वाला से भी रिजल्ट वही आई, तो दोनों रिजल्ट आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल थी। नंबर सिस्टम के मिसलेनियस के सवाल है, बहुत खतरनाक सवाल होती है, लेकिन इजी था। ठीक है, आ जाओ। अब ये देखो एलसीएम एचसीएफ के सवाल बाबू, सवाल नंबर 2 है। देखो एक चीज को बात समझाते चले, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के यदि आप एग्जाम देते हैं, किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के यदि आप एग्जाम देते हैं ना,
तो उसमें एलसीएम एचसीएफ के एक या दो सवाल तो देखने को मिलनी ही मिलनी है। इसलिए एलसीएम एचसीएफ को गहराई से पढ़ लीजिएगा, हम आपको पढ़ाएंगे। और शायद पहले हमने यूट्यूब पर पढ़ा भी रखी, वीडियो खोजिएगा तो मिल जाएगा। बाकी हम पढ़ाएंगे भी आपको नया वाला सवाल बाबू, ठीक है। आ जाओ। कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 7 और 140 है। यदि संख्याएं 20 और 24 के बीच में हो तो बताएं कि दोनों संख्या का योगफल क्या होगा। अब एक बात बताओ, दो संख्याओं का एचसीएफ 7 दिया है और वही दोनों का एलसीएम 140 दिया है। एक बात बताओ, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है तो पहली संख्या को मान दो 7a और दूसरा को मान दो 7b। आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मेरे भाई एचसीएफ के ही मल्टीपल में दोनों संख्या होता है। यानी एचसीएफ के कुछ मल्टीपल करेंगे तो a होगा और एचसीएफ का कुछ मल्टीपल करेंगे तो b होगा। क्यों? क्योंकि संख्या एचसीएफ से हमेशा डिविजिबल होता है। ठीक है, तो हम मान दिए कि जो संख्या का जिक्र हो रहा था वो पहली संख्या 7a है और दूसरी 7b है। ठीक है, हमने संख्या 7a और 7b मान दिया। सवाल जब स्टेटमेंट दिया है कि दोनों का एलसीएम 140 है, यदि मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो एलसीएम बनेगा 7ab, लेकिन एलसीएम 140 है। बाबू 7 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, तो a इंटू बी के मान 120, सॉरी 120 नहीं 20 आ जाएगा। अब देखो ये रिलेशन आया है, रिलेशन आया कि a इंटू बी बराबर कितना 20। बाबू देखो a और b में रिलेशन आया, आपका और आपका होने वाली में रिलेशन नहीं आया है। ठीक है, मैथ पढ़ो यहां से। a इंटू बी के मान 120, 20 आया। अब सोचो कि a के मान कितना हो सकता है और b के मान कितना हो सकता है। तो a यदि 1 रखेंगे तो b हमें 20 रखना होगा, a 2 रखेंगे तो 10 रखना होगा, a 4 रखेंगे तो 5 रखना होगा। इन 5 और 4 रिपीट हो जाएगा, तो जहां से रिपीट हो जाएगा उसके आगे मान सोचना नहीं है। लेकिन हमने कितना मान सोचा बाबू? 3 सोचा। उस 3 पेयर में याद रखना है, जिस पेयर का जिस जोड़ा का एचसीएफ 1 होगा ना, वही पेयर हमारा काम का है, बाकी पेयर कट जाएगा। तो 2 और 10 का एचसीएफ नहीं होगा तो वो कट गई। 1 और 20 का एचसीएफ 1 होगा, वो सही है। 4 और 5 का भी एचसीएफ 1 होगा, वो भी पेयर सही है। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, एक 20 और एक 4 5। अब इन दोनों को a और b के मान रख करके देखिएगा तो ऑटोमेटिक सवाल के अकॉर्डिंग छट जाएगा। a के जगह 1 रखेंगे और b के जगह पर मेरे भाई 20 रखेंगे, तो ये 7 एकम 7 बन जाएगा और ये 20 सत्ते 140 बन जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या ये दोनों संख्या 20 और 24 के बीच में है? 20 और 24 नहीं, 20 और 44 कर देना, ठीक है। क्या ये दोनों संख्या 20 और 24 के बीच में है? तो आप कहेंगे कि नहीं है। इसका मतलब ये वाला पेयर भी आपके काम का नहीं रहा। दूसरा पेयर से देखते हैं, a के जगह 4 और b के जगह बाबू 5। तो a के जगह 4 रखेंगे 7 चौके 28 और b के जगह 5 रखेंगे मेरे भाई तो 7 पंचे 35। क्या ये संख्या 20 और 44 के बीच में है? तो बिल्कुल है बाबू। यानी हमारा संख्या होगा 28 और 35, दोनों का योगफल पूछ रहा था, तो योगफल जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन? सी। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ के पेयर से रिलेटेड सवाल, जोड़ा से रिलेटेड सवाल बहुत एग्जाम के एसएससी में पूछी जाती है। चाहे आप एसएससी सीजीएल ले लीजिए, एसएससी सीएचएसएल ले लीजिए, एमटीएस ले लीजिए, जीडी तक ले लीजिए, पेयर वाला से रिलेटेड ज्यादातर सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, आ जाओ बाबू, टाइम एंड वर्क के खतरनाक सवाल है। टाइम एंड वर्क है नहीं, ये तो ऐसी नंबर सिस्टम का सवाल है, भाषा पर बेस्ड है। कहता है कि दो दल ए और बी हैं, जिसमें 3 लोग दल ए से दल बी में चले जाते हैं। अभी इलेक्शन का टाइम है अभी इलेक्शन का टाइम है। अगला को जने मुर्गा उदारू मिलेगा, उधर पलटी मारेगा वो है। रात में 10 बजे 11 बजे 12 बजे उसको रात में दारू और मुर्गा दे दो और कह दो कि वोट एकरे पर दबाना है, वो वहीं दबाएगा जहां तुम बोल के आओगे। क्योंकि रात में पियावल सवेरे तक उतरेगा नहीं, वही चीज याद रहेगा जो रात में बोला गया है। समझ गए? तो वही चीज यहां हुआ है। 2 गो दल है ए और बी, ठीक है। कहता है कि 3 लोग दल ए से दल बी में चले जाते हैं, तो दल बी में सदस्य की संख्या
दल ए से सदस्य की संख्या का कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। देखो बाबू, दो दल है ए और बी, समझना घटना, ए और बी दो दल है। कहता है कि 3 लोग दल ए से दल बी में चला गया, मतलब ए वाला सदस्य घटेगा और बी वाला सदस्य में बढ़ेगा। तो 3 लोग ए से निकला और बी में जाकर के ज्वाइन हो गया। तो कहता है कि दल बी में दल बी में संख्या दल ए के संख्या से 3 गुना हो जाता है। सवाल यही है, फिर से समझिए। यदि दल ए में संख्या ए मान दे और दल बी में संख्या को बी मान दे, तो 3 लोग ए में से निकलकर बी में चला गया, तो 3 लोग ए में से माइनस हो गया, बी में प्लस हो गया। तब बी में जो संख्या बना वो ए से 3 गुना बना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बी प्लस 3। बाबू यहां पर 3 लिख लेना, यहां पर 3 होगा प्लस 3, तो बी और 3 एकम 3 और 3 से यहां गुना करेंगे तो 3a और माइनस 9, 3a इधर आएगा तो b माइनस 3a बराबर प्लस 3 उधर जाके माइनस 3, तो माइनस 9 माइनस 3 माइनस 12 हो जाएगा। ये कहलाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, पहली घटना हो चुकी है। अब कहता है कि अगर दल बी में दल ए से दुगुना कब होगा? यदि 2 लोग दल बी से दल ए में चले जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, 2 लोग दल बी से ए में जाएंगे, तो यहां पर बाबू ए है और यहां से बी है, बी में से 2 को निकलेगा और ए में जुट जाएगा। तब कहता है कि दल बी में संख्या दल ए के संख्या से कितना गुना? 2 गुना हो जाता है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस 2 बराबर 2a प्लस 4। बाबू 2a इधर आके माइनस में हो जाएगा, 2 उधर जाके प्लस में होगा, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। ये कहलाएगा समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण 2 और समीकरण 1 को एक जगह रख करके जब आप सोल्व करेंगे ना, तो वैसी केस में a के मान आएगा 18 और b के मान आएगा 42। और हमसे यही पूछा जा रहा था कि b का मान कितना होगा, तो आंसर बराबर 42, ऑप्शन नंबर सी बाब। ठीक, कितने बार एग्जाम में ये सवाल रिपीट किया है इसकी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जब इतिहास खोलिएगा गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चन का, तो ये कम से कम आपको 10 बार मिलेगा, 10 बार मिलेगा। इतनी बार रिपीटेड सवाल है, तो पढ़ लीजिए और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-3 बार, ज्यादा नहीं 2-3 बार करनी है। ठीक है, आ जाओ बाबू सवाल नंबर 4। कहता है कि 2 संख्याओं का एलसीएम 495 है और उसका एचसीएफ 5 है। यदि दोनों संख्या का योगफल 100 है, तो उन संख्या के बीच का क्या निकालिए? अंतर निकालिए। अब यहां से चीजें समझनी है बाबू कि यहां पर भी जो हमने पिछला सवाल बनाया है एलसीएम एचसीएफ का, उसी से रिलेटेड सवाल है। लेकिन यहां पर फर्क क्या कर दिया कि यहां पर एलसीएम भी दे दिया और साथ में योगफल भी दे दिया। तो 2 डाटा दिया है ना, तो वहां पर पेयर नहीं बनाना है, दोनों डाटा का यूज करिएगा तो ऑटोमेटिक ए और बी के मान क्या होगा जाएगा? अलग हो जाएगा। ध्यान से रखिए। तो शुरुआत तो यहीं से करते हैं। सोचो शुरू तुम कहां से करता है? एलसीएम एचसीएफ के कभी भी जोड़ा वाला सवाल आएगा, पेयर वाला सवाल आएगा, तो शुरुआत हमेशा कहां से होगा? एचसीएफ से होगा। ठीक है, कहां से होगा? जल्दी से बोलो। एचसीएफ से होगा। तो 2 संख्या का एचसीएफ यदि 5 है, तो मान लो कि पहली संख्या 5a है और दूसरी संख्या 5b है बाप। ठीक है, हमेशा शुरुआत यहीं से करनी है। जैसे आप अपना वाली के साथ पार्क में जाते हैं, तो शुरुआत कहां से करते हैं? पहले यहाँ टच करते हैं, महसूस करते हैं कि यहाँ टच करने से उसको कैसा फील हो रहा है, तब थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो वैसे ही एलसीएम एचसीएफ के सवाल में करना है कि यदि एलसीएम एचसीएफ के जोड़ा वाला सवाल आ जाएगा, तो शुरुआत हमेशा एचसीएफ से होगा। तो पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 5 भी, एलसीएम 495, तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 5ab, लेकिन एलसीएम 495। अब यहां से काटो, 5 9 45, 5 9 45, तो a इंटू बी का मान बराबर कितना आ गया? 99। ये हो गया समीकरण 1। लेकिन एक बात और दिया है कि दोनों संख्या का योगफल कितना बाबू? 100। यदि मैं 5a और 5b को जोड़ता हूं तो बन जाएगा 5 इंटू a प्लस b, और योगफल बराबर कितना दिया है? 100। 5 से काट देंगे तो a प्लस b बराबर कितना आ गया? 20। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब एक बात बताओ कि क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 को देख करके आपके दिल में कुछ गंदा गंदा ख्याल है?
गंदी गंदी आ रही है, कुछ कुछ आ रही होगी। क्या आ रही होगी? ए के जगह सर रख दो 11 और बी के जगह सर रख दो 9। 11 और 9 जोड़ेंगे तो 20 और 11 और 9 मल्टीपल होगा तो बन जाएगा कितना? 99। बस दिल में घंटी बजनी चाहिए भाई, दिल में घंटी बजनी चाहिए इन दोनों को देख के। ठीक है, ए के जगह 11 और बी के जगह 9, तो ये हो गया 11 और ये हो गया 9। 11 5 से 55 और 9 5 से 45, दोनों के बीच के अंतर पूछ रहा है तो आंसर 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? देखो यदि दो रिलेशन दे दिया एलसीएम और योगफल, तो वहां पर ए और बी के पेयर सोचना नहीं पड़ता, डायरेक्ट ए और बी के मान हम लोग को सामने आ जाता है। लेकिन पिछला सवाल जो हम लोग बनाए एलसीएम एचसीएफ का, उसमें ए और बी के मान को हम लोग पेयर बनाए और उसी पेयर को रख रहे थे जिसका एचसीएफ एक आ रहा था, बाकी पेयर को हम लोग छांटते रहे थे। ठीक है बाबू, तो सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर बाबू 5 देखिए क्या कहता है। देखो 5 कुछ कहता नहीं है, डायरेक्ट पूछा है पी क्यू और आर के बीच का अनुपातिक मान क्या होगा। एक फंडा समझना पहले, उसके बाद सवाल को हम लोग बना लेंगे। एक फंडा हम आपको समझाते हैं कि यदि हम कर देते हैं कि 2a/b बराबर 2a/b, या ऐसे करते, रुको 1 मिनट, अरे ये क्या हो गया? हाँ सुनो, एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि यदि 2/5a बराबर 3/7b है, ऐसी केस में आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14a बराबर 5 तिया 15b, तो a अनुपात b के मान कितना आ जाएगा? 15:14 हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं कि इतना मत करो, ऐसी कभी भी समीकरण बन के आएगा तो a और b का जो अनुपातिक मान होगा ये इसका रिवर्स कर देना, तो हो जाएगा 5/2 और ये रिवर्स हो जाएगा तो बन जाएगा 7/3। अब दो भिन्न को यदि हमको बैलेंस करना है तो एलसीएम कर लीजिए, चाहे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लीजिए, तो 3 5 से 15 और 2 7 14 हो जाएगा 15 अनुपात कितना? 7 हो जाएगा। यानी कभी भी ये इंटू के केस रहेगा तो ए का मान इसका रिवर्स हो जाएगा, इंटू के केस रहेगा तो बी के मान इसका रिवर्स हो जाएगा। इतना बातें पता है तो सवालवा को भूंज देंगे। देखो ध्यान से, P इंटू 3/5 है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R, तो पी क्यू आर का रेशियो ही तो लिखना है भाई वाह, PQR है, तो P के मान इसका रिवर्स हो जाएगा 5/3। ठीक है, Q के मान इसका रिवर्स 2/7 और R के मान इसका रिवर्स 5/7। अब देखो यदि 2 गो रेशियो रहता तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई से कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर 2 से ज्यादा रेशियो आ गया, 3 गो आ जाए, 4 गो आ जाए, तो वहां पर हम लोग एलसीएम प्रोसेस लगाते हैं, यानी नीचे वाला का नंबर का एलसीएम लेना होगा और सब में गुना कर देना होगा। तो 2 7 और 7 का 3 7 और 7 का एलसीएम 21 हो जाएगा, तो 21 इसमें गुना, 21 इसमें गुना और 21 इसमें भी गुना कर दो। 3 7 21 तो 7 5 35, 7 तिया 21 तो 3 दूना 6, 7 तिया 21 तो 5 तिया 15, यानी आंसर बनेगा 35:6:15, 35:6:15 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, केवल इतना चीजें यदि आपको याद है तो ये सवाल बनाना आसान हो जाएगा, अन्यथा फिर बाय प्रोसेस चलेंगे तो पारा पारी दोनों को अलग अलग करना होता है, बहुत टाइम लग जाता है वैसे, इसलिए वैसे नहीं चलनी है। ठीक है, अब औसत तो बचपन में पढ़े होंगे ना, एवरेज के सवाल तो बचपन में जरूर पढ़े होंगे। एवरेज की सवाल आ गई, देखो ध्यान से, कहता है कि 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 64 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा? अब एक बात बताओ, लगातार विषम संख्या का जिक्र कर दे या लगातार सम संख्या का जिक्र कर दे, लगातार प्राकृत संख्या का जिक्र कर दे, वैसी हालत में जो एवरेज होता है ना वो हमेशा मिडिल टर्म होता है, बीच वाला होता है। जो मध्य में खड़ा रहेगा वही हमारा क्या होता है? एवरेज होता है। कितनी संख्याओं का जिक्र है मेरे भाई? 4 गो, 4 गो डॉट डॉट मान लो, 1 2 3 4। अब इन चारों संख्या के बीच का गैपिंग कितना कितना का होगा? तो 2 का होगा। क्यों? क्योंकि लगातार विषम संख्या, लगातार विषम संख्या लिखने पे गैप 2-2 का चलता है और लगातार सम संख्या लिखने पर भी 2-2 का चलेगा, लेकिन लगातार प्राकृत लिखिएगा तो गैप 1-1 से चलेगा। अब चूंकि अंतर समान है तो इन चारों का एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होगा, तो इन चारों के एवरेज के मिडिल टर्म देखेंगे तो यहां आएगा
और यही हमारा क्या कहलाएगा, एवरेज। और एवरेज बराबर सवाल में कितना दिया है, 64 दिया है, एवरेज बराबर 64 है। तो भाई साहब यहां जो बैठल है मुंडी गार के, यहां पर वैल्यू 64 है, लेकिन इसके बाएं और दाएं दोनों तरफ कौन है, विषम है। बीच में एगो हैंडसम लड़का है और दोनों तरफ क्या है, लड़की सट्टल है लड़की सट्टल है। इधर सुनो, इधर बीचवा के बीच में इधर भी विषम इधर भी विषम, तो 64 के पीछे वाला विषम होता है 63 और 63 के पीछे वाला विषम होता है 61। 64 के अगला विषम 65 और 65 के अगला विषम हो जाएगा 67। यही बड़की है और बड़ी ही पूछा था, ऑप्शन नंबर कौन बाबू, बी हो जाएगा। क्लियर है। छोटी संख्या पूछता तो हम लोग पीछे वाला लिखते हैं जो कि 61 हमारा उत्तर आता, लेकिन बड़ी संख्या पूछा तो हमारे पास 67 आंसर बनके तैयार हो गए। आ जाओ सवाल नंबर 7। कहता है कि 8 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 38.5 है, तो इन 8 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात करे कितना होगा। अब सुनो, लगातार प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर का जिक्र किया है, तो नेचुरल नंबर में गैप चलता है एक एक का, लेकिन कितने संख्या का जिक्र है, 8। तो 8 को डॉट डॉट मान लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक बात कंफर्म है कि इन 8 संख्या के बीच के जो अंतर चला होगा वो हमेशा एक एक बढ़ते चल गया होगा। क्यों? क्योंकि लगातार प्राकृत संख्या लिखा गया है, नेचुरल नंबर लिखा गया है। अब इन 8 संख्या का यदि मैं एवरेज निकालूं तो मिडिल टर्म होगा, तो मिडिल टर्म 4 को इधर से हटा दो और 4 को इधर से हटा दो, तो मिडिल टर्म दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कोई ना कोई यहाँ मूड़ी गाड़ के बैठल है मिडिल में, और यही मिडिल वाला हमारा क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, एवरेज, जो कि दिया हुआ है 38.5 बाबू, ठीक है। यानी यहाँ जो मूड़ी गाड़ के बैठल है भाई साहब, वो कौन संख्या है, 38.5 है। अब एक बात बताओ, इसके पीछे में एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, और इसके आगे में भी एक क्या है, प्राकृत संख्या है। तो 38.5 के पहले वाला प्राकृत 38, उसके पहले 37, उसके पहले 36 और उसके पहले 35, यानी छोटकी हो गया 35 और बड़ी पूछा है तो आगे बढ़ जाएंगे। 38.5 का अगला 39 प्राकृत संख्या, 40, उसके बाद 41 और उसके बाद 42। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो एक बात समझो, लगातार प्राकृत संख्या बोल रहा है तो एक एक बढ़ते चला जाएगा, और उधर चलेंगे तो घटते चल जाएगा। लगातार सम संख्या बोला है तो 2-2 बढ़ते चलेंगे, लगातार विषम बोलेगा तो 2-2 बढ़ते चलेंगे। तो जैसा संख्या बोल रहा है वैसा हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ बाबू सवाल नंबर 8। देखो टाइम एंड वर्क का सवाल है। कहता है कि ए और बी एक साथ मिल करके किसी काम को 6.75 डेज में करते हैं, और जबकि ए अकेले करता है तो इस काम को करने में 9 दिन लगता है, तो बी अकेले करेगा तो इस काम को कितने दिन में करेगा। अब एक बात हमारे समझिएगा, कभी भी ए प्लस बी मिल करके किसी काम को यदि ए दिन में करता है, ए दिन में, और उसमें से ए अकेले करने में बी दिन लेता है, चाहे ऐसे नहीं समझिए, ऐसे में कंफ्यूज आ जाइएगा, है चौंधराना जिसको बोलते हैं, आओ चौंधराना से हटा देते। यदि x प्लस वाई आदमी मिल करके किसी काम को ए दिन में, उसमें से x अकेले बी दिन में, तो बताइए y अकेले करेगा तो कितना दिन लगेगा, तो लगेगा ए बी बट्टा ए माइनस बी, ठीक है, ए बी बट्टा ए माइनस बी। यहां वही बोला है, दोनों साथ मिल करके करता है तो समय लगता है 6.75, और जबकि अकेले ए करेगा तो लगता है कितना दिन, 9 दिन। तो कहता है अकेले बी करेगा तो कितना दिन, दोनों मिल के करेगा तो 6 दिन में, उसमें से ए अकेले 9 दिन में, तो बी कितना, बी का समय लगेगा ए बी बट्टा ए माइनस बी, यानी 9 इंटू 6.75 और बट्टा में ए माइनस बी, इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 2.25 आ जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक कैंसिल हो जाएगा, और यहां से काटते हैं 9 से बाबू, तो 9 दूना 18 और 9 पंचे 45, 25 दूना 50 और 17 25 सते 175, तो आंसर बराबर 27, ऑप्शन नंबर डी। ये इस सवाल को ना VVI मार्क्स कर लो टाइम एंड वर्क में। छोटे लेवल के यदि एग्जाम हो रही है का, बिहार SSC का या बिहार पुलिस का या बिहार दरोगा का, तो आपको ये सवाल भरमार देखने को मिलेगा बाबू, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 9।
कहता है कि 5 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा है, थीटा 0 और 90 के बीच में है, तो इसका मान क्या होगा? हा 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 डरा गया। रुको, सुनो 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 सुनो, एक बात सुनो, ये जो मान दिया है उसके देख के हमारा दिल में कुछ कुछ आ रहा है। हम एक बात बता देते हैं, कभी भी ट्रिगो के सवाल साइन और कोस में दिया है और आगे साइने कोस में पी बट्टे क्यू के रूप में पूछ रहा है, साइन कोस में दिया भी साइन कोस में, पूछा भी साइन कोस में और पूछा पी बटा क्यू के रूप में, तो ऐसी केस में हमेशा कौन मेथड लगेगा? बोलो जल्दी से, रेशियो मेथड लगता है। ठीक है, इसमें ट्रिगो लगाने की कोई जरूरत मेरे भैया नहीं है, केवल लगाओ रेशियो और ठोक दो आंसर। कैसे? देखो ध्यान से, क्या हम इसको लिख सकते हैं 5 साइन थीटा बराबर माइनस 4 कोस थीटा, उधर जाके प्लस 4 कोस थीटा हो जाएगा, तो यहां से साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 4/5। भाई साइन थीटा बटे कोस थीटा 4/5 आया, इसका मतलब साइन थीटा 4 और कोस थीटा 5। खड़े खड़े साइन बराबर 4 और कोस बराबर 5, यहां 4 रखोगे तो 5 का 20, यहाँ कोस पे 5 रखो तो 2 पंचे 10, साइन के जगह बाबू 4 रखो, 5 का 20, और यहाँ पर बाबू 5 रखो तो 3 पंचे 15, घटाओगे तो 10/35, यानी 2 पंचे 10, 7 पंचे 35। ऑप्शन नंबर सी। बताओ इसमें ट्रिगो का 0.1% भी कंसेप्ट लगी? नहीं लगी, केवल रेशियो लगाओ और ठोक दो। आंसर है तो ठोकना है गधा। समझ में आया? आओ सवाल नंबर बाबू कितना? 10। कहता है कि दो कार ए और बी क्रमशः 35 और 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं, एक शहर से दूसरे शहर की ओर यात्रा करते हैं। ठीक है, यदि कार बी को यात्रा करने में ए से 2 घंटा कम समय लगता है, इसको पकड़ लो, ए से बी को 2 घंटा कम या बी को ए से 2 घंटा कम का मतलब होता है कोची? जल्दी से बताओ। अंतर। क्या होता है? अंतर। कम या अधिक का मतलब होता है अंतर। देखो हम सवाल को आसान भाषा में यदि हम समझाते हैं तो ऐसे समझाएंगे कि एक कार स्थान ए से स्थान बी पर गया है तो कुछ घंटा का समय लगा, दूसरा कार भी स्थान ए से बी गया है तो 2 घंटा कम समय लगा है। इसका मतलब है कि दोनों के समय के बीच का अंतर क्या है? 2 घंटा का है। तो भैया यदि चाल दोनों का अलग अलग है 35 और 45 और दे दिया है समय के कौची अंतर, तो ए से बी के बीच के दूरी पूछ रहा है कि कितना होगा, और वैसी केस में जो डी होता है S1 इंटू S2 बट्टा S1 माइनस S2 इंटू में टी बार। ठीक है, ध्यान से पढ़ लो। यदि दो अलग अलग चाल है और दे दिया दोनों के बीच का अंतर है, दे दिया दोनों के बीच के अंतर, दूरी कांस्टेंट होना चाहिए। ए से बी पर पहला कार भी गया है और ए से बी पे दूसरा कार भी गया है, तो दोनों का दूरी क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन चाल अलग अलग है। तो वैसी केस में डी बराबर S1 इंटू S2 यानी 45 गुने 35 बट्टा में दोनों के अंतर तो 10 और इंटू में टाइम का अंतर कितना घंटा खड़े खड़े? 2 घंटा। 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35, 7 पंचे 35 के 5 हासिल 3, 7 चौका 28 और 3 31, 315 किलोमीटर हमारा आएगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? बहुत अच्छा सवाल है। एक बात और हम आपको और समझाते चले क्या? देखो यदि समय के बीच के अंतर देगा तो ये वाला फार्मूला कभी कभी क्या करता है कि दोनों के समय के बीच का योग दे देता है, दोनों के समय का योग दे देगा। योग वाला केस में जो डी होता है ना S1 इंटू S2 बट्टा में केवल S1 प्लस S2 कर देना इंटू में टी। ठीक है, इसको भी साथ में रखिए लो। ठीक है, दुल्हन आ रही है तो दुल्हन के बहन को भी ले ले चलो। ठीक है, आ जाओ सवाल नंबर बाबू 11। कहता है कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह लड़का 67 अंक प्राप्त करता है और 13 अंकों से असफल हो जाता है, तो अधिकतम अंक मालूम करे कितना होगा। अच्छा रुको रुको रुको, कहता है सवाल में कि एक लड़का को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, यानी हम बोल सकते हैं कि पासिंग परसेंटेज जो है वो 40% है। याद रखिएगा, पासिंग परसेंटेज 40% है तो टोटल अंक हमेशा 100% होता है बाय डिफॉल्ट।
लेकिन सवाल कहता है कि एक लड़का 67 अंक लाया मेरे भाई और 13 अंक से वो फेल कर गया। 67 लाया है और 13 अंक से फेल किया, तो 13 अंक और दे देंगे तो उसका पासिंग मार्क्स आ जाएगा। तो पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा? 80। ये कहलाएगा कौची मेरे भाई? पासिंग मार्क्स। ध्यान से एक बार फिर से सुनिए। कोई लड़का यदि 67 अंक लाया और 13 अंक से फेल कर गया, यानी 13 अंक उसको देंगे तो वो लड़का पास कर जाएगा। यानी पास करने के लिए मिनिमम कितने अंक की रिक्वायरमेंट है? 80 अंक का। लेकिन परसेंट में कितने परसेंट की रिक्वायरमेंट है? 40% का। तो पासिंग अंक को पासिंग परसेंटेज से भाग दीजिए और जिसको निकालना है उसको गुना कर दीजिए। निकालना है बाबू टोटल मार्क्स, तो 100% से गुना। 40 दूना 80, 100 दूना 200। ऑप्शन नंबर ए बाबू। ठीक है, बहुत अच्छी सवाल थी परसेंटेज की, बहुत खतरनाक सवाल लेकिन बहुत आसान सवाल, सोचना था हल्का सा केवल। ठीक है, सवाल नंबर 12 देखो क्या कहता है। कहता है कि एक वस्तु को 18,450 रुपए में बेचने पर 50% की हानि होती है, तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचनी होगी? एक बात हम छोटा सा समझाते हैं आपको, चलते हैं भाई एक बात बताओ, कोई वस्तु यदि 50% हानि पर बेचा जाएगा तो विक्रय मूल्य बनेगा 50%। नहीं समझा? फिर से समझाते हैं। कोई वस्तु यदि 10% हानि पर बेची गई तो विक्रय मूल्य बनेगा 90%। कोई वस्तु यदि 5% लॉस पर बेची गई तो विक्रय मूल्य बनेगा 95%। कोई वस्तु 10% लाभ पर बेची गई तो विक्रय मूल्य बनेगा 110%। 15% लाभ पर बेची गई तो विक्रय मूल्य बनेगा 115%। अब हम एक लाइन में समझाते हैं। हानि पर बेच रहे हैं तो 100 में से घटा के विक्रय मूल्य बनती है, और लाभ पर बेच रहे हैं तो 100 में जोड़ के विक्रय मूल्य बनती है। तो एक बात बताओ, पहली केस में विक्रय मूल्य किया है 18,450, ये सेलिंग प्राइस है फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट वाला सेलिंग प्राइस को फर्स्ट वाला सेलिंग प्राइस के परसेंटेज से भाग लगा दो, और जिसको निकालना रहता है उसको हम लोग गुना ही तो यहां करते हैं। तो पहली बार जब बेच रहे थे तो 50% की हानि हो गया। 50% हानि का मतलब विक्रय मूल्य भी क्या परसेंट? 50%। 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 तो आएगा। तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से भाग दे दिए। कहता है अब कितना में बेच दें कि 50% लाभ हो जाएगा। तो 50% लाभ कमाने के लिए बेचना होगा कितना में? 150 में। इससे कैंसिल हो जाएगा 3, इसके 3 गुना 5 दिया 15, और 5 चौका 20 और 1 21, 1 और 5 लास्ट में आएगा। सही से गुना किया है ना? 3 पंचे 15 के 5 हासिल 1, 3 चौका 12 और 1 13, 35 लास्ट में आएगा। 35 ऑप्शन नंबर कौन? सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है तो ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ये 50 जो है भाई साहब वो 100 माइनस हानि 50, तब जाके 50 आया है। और ये जो 50 देख रहे हैं वो 100 प्लस प्रॉफिट 50, तब जाके 150 आया है। तो पहला विक्रय मूल्य को पहला विक्रय मूल्य से भाग दिए, निकालना था नया विक्रय मूल्य, तो नया वाला विक्रय मूल्य से हम गुना कर दिए। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। सवाल कहता है कि 20 और 15% के दो क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर होगा? अब ध्यान से सुनो, ये सवाल नॉर्मल परसेंटेज में दिया है, जनरल वैल्यू में, जैसे 10 20 15 17 18 20 ऐसे करके, तो वैसी केस में हमेशा फार्मूला लगा के बस चीजों को सोल्व कर लीजिए। लेकिन यदि परसेंटेज फ्रैक्शन में दे दिया, पॉइंटों में दे दिया, तो वैसी केस में हम लोग क्या लगाते हैं? सक्सेसिव का केस लगाते हैं, सक्सेसिव वाला नियम लगाएंगे। अभी चूंकि 20% और 15% दिया है, तो समतुल्य छूट जो होता है मेरे भाई वो होता है x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई बटे 100। यदि हम फार्मूला कब लगाएंगे बोलिए जल्दी से? फार्मूला लगा सकते हैं जहां पर परसेंटेज वैल्यू न्यूमेरिकल में हो, पूर्ण संख्या में हो। लेकिन जब पॉइंटों में परसेंटेज देगा, पूर्णांक में पॉइंट में देना चालू कर देगा, तो ऐसी केस में हम लोग सक्सेस डिस्काउंट वाला नियम लगाते हैं, पूर्णांक वाला, तब जाकर सवाल सोल्व होता है। तो यहां पर रख दीजिए 20, यहां पर रख दीजिए 15, तो 20 और प्लस 15 माइनस 20 गुने 15 बटे 100। 20 पंचे 100, 5 दिया 15, 20 और 15 35 में से 3 जाएगा तो 32% आएगा। ऑप्शन नंबर ए बाबू। आज एकदम काफी तेज तरार में है, 14 सवाल पर पहुंच गए हैं, 20 सवाल ठोक देनी है, समझ में आया?
आओ 14 नंबर कहता है कि 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 महीना में साधारण ब्याज 252 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें कितना होगा। एक बात बताओ, 2 वर्ष 3 महीना, 3 महीना का मतलब 3/12 साल हो जाता है। 3 चौके 12, 4 दूना 8 और 1 9/4 साल। टाइम मालूम है? तो एसआई का फार्मूला याद है? अरे बचपन में पढ़ा है कि बचपन में थोड़ा सा तो धोखा हो गया है? बताओ से बताओ, बचपन में पढ़ा है ना सिंपल इंटरेस्ट, वही वाला नियम लगा के बना लो ना। कहा तिगड़ी मिगड़ी कर ले है एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बटे 100। एसआई दिया है 252 और एसआई बराबर होगा पी गुने आर और गुने टी। टी कितना है भाई? 9/4। पी गुने आर गुने टी बटे 100। अब यहां से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 छक्के 24, 4 तिया 12 और 9 सत्ते 63, रेट बराबर 7%। ऑप्शन नंबर बी। हौले हौले से दुआ लगती है इस सवाल के लिए, ठीक है। आओ धीरे से आओ। सवाल नंबर कौन 15 आ जाओ, एकदम गर्दा गर्दा उड़ाते चलो। सवाल नंबर 15 देखिए क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने 10 वर्ष के लिए 9500 रुपए के मूलधन पर 130% साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो बताइए ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। इस सवाल को ऐसे ठोकेंगे, ऐसे ठोकेंगे कि सवाल वाला मेमियाते भागेगा घरे अपना बीबी के पास, ठीक है। आओ कैसे ठोकते हैं। एक बात बताओ, प्रतिशत एसआई बराबर होता है मेरे भाई आर गुने टी %, होता है कि नहीं होता है? जल्दी से बताओ। यस। तो प्रतिशत एसआई में, प्रतिशत एसआई में आर से भाग दोगे तो क्या आएगा? टी आएगा। अब प्रतिशत एसआई में यदि टी से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। इतना बात पता है? पता है? यस पता है। तो सुनो, प्रतिशत एसआई तो डायरेक्ट दिले है ना 130%। कहता है कि 10 वर्षों में 130% साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है। तो जो साधारण ब्याज दिया है वो प्रतिशत एसआई दे दिया है 130%। अब प्रतिशत एसआई में टी से भाग दे देंगे तो रेट ना निकल के आ जाएगा है? तो टी कितना है? 10। 10 से भाग दे दोगे तो रेट बराबर क्या %? 13%। ऑप्शन नंबर बी। बोलो कोई दिक्कत समझने में? नहीं। एक बार फिर से बोलिए, प्रतिशत एसआई में आर से भाग दोगे तो टी मिलेगा और टी से भाग दोगे तो आर मिल जाएगा। आ जाओ सवाल नंबर 16 पे एकदम गर्दा गर्दा उड़ाते चलो। कहता है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 680 है, तो मूलधन ज्ञात करें। एक बात बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला वीडियो देखते आ रहे हो एकदम लगातार? पहला टाइप के पहला सवाल हम ऐसा पढ़ाए आपको, 12.5% के भिन्न में मान होता है 1/8। 1/8 तो 1/8 का मतलब 8 प्रिंसिपल 1 ब्याज, तो वो धन बन गया कितना? 9 एक साल में। चूंकि टाइम 2 साल है तो एक बार और 8 से कितना बन जाएगा? 9। तो 2 साल में 64 से कितना हो जाएगा? 81। ये प्रिंसिपल ये अमाउंट, तो बीच का डिफरेंस ही तो सीआई हो। तो भाई सीआई कितना आएगा जल्दी से बताओ? 17। लेकिन सवाल में सीआई कितना दिया है जल्दी से बताओ? 680 दिया है। तो सीआई को सीआई वाला यूनिट से भाग लगा दीजिए और निकालना भाई वह प्रिंसिपल है, मूलधन है, निकालना है तो 64 से गुना कर दो। 64 17 चौका 68, 0 4 चौका 16, 6 और 0 लास्ट में आएगा। ऑप्शन नंबर जल्दी से बोलो सी। अरे भाई एक बात बताओ, पूरा काहे गुना करता है? अरे पूरा गुना करने से नंबर तुमको ज्यादा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो काहे नहीं कि यूनिट डिजिट से पकड़ लिए? गधा कहीं के 0 तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा। 4 चौका 16, लास्ट में 60 आएगा और एक एक ऑप्शन में है तो पूरा गुना काहे करता है? हमरा पता है तू पूरा गुना करता है। पूरा गुना करने से नंबर ज्यादा नहीं मिलेगा है। नौकरी हो जाएगा तो तुम 8 घंटा काम करेगा तो सैलरी उतनी नहीं मिलनी है। सरकारी नौकरी हो जाएगा तो 12 घंटा करेगा तो नौकरी सवाल वही मिलनी है सैलरी। तो काहे ज्यादा करना है बताओ? ज्यादा करोगे तो ओवर टाइम मिलेगा, ठीक है, सरकार देगी आपको। आ जाओ सवाल पे, आ जाओ सवाल नेक्स्ट। सवाल नंबर 17, चूंकि खत्म करना आज 20 सवाल को रगड़नी है। कहता है कि सोमदेव ने 3500 पूंजी लगा करके एक व्यापार चालू किया। देख रहे हो सोमदेव को? सोमदेव लगाया है, चालू किया है, तो आगे लगता है कि रामदेव आ जाएंगे। कुछ महीना के बाद भी 3000 पूंजी के साथ उस व्यापार में शामिल हो जाता है। फिर कहता है कि यदि वर्ष के अंत में दोनों का लाभ 2:1 है तो बताएं बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। एक बात हम आपको समझाते हैं। देखो टाइम 2 होता है, आपको आगे कैसे सुनो। एक होता है व्यापार में पूंजी कितने महीने तक लगा
और एक होता है व्यापार में कितने महीना के बाद आया। जैसे छोटा सवाल समझाते हैं, यदि आपका 8 महीना के मैथ के सिलेबस है तो आप 4 महीना बाद आप 2 महीना बाद आए तो 2 महीना एक टाइम हुआ। अगले 6 महीना पढ़े तो 6 महीना तक पढ़े, ये टाइम हुआ। तो जो 6 महीना है ना, इसी पर आपको लाभ मिलता है। आपने कितना पढ़ा या कितना महीना तक पूंजी लगाया, ये टाइम पे लाभ मिलता है। लेकिन सवाल में पूछा कितने महीना के बाद आया, पहले तो बाद में देखेंगे। चूंकि ये पार्टनरशिप की सवाल है और 2 ही पार्टनर है तो ऐसे ही बन जाएगा। 2 ही पार्टनर है, अब पार्टनर 2 ही रहे तो बेहतर है, अन्यथा तीसरा आ जाए तो बगावत चालू है ना। ऐसे भी कहा जाता है कि 2 आदमी के बीच में यदि तीसरा आदमी घुस गया तो पहला आदमी को साइड हो जाने में ही बेहतर होता है, क्योंकि फ्यूचर उससे सही हो जाता है। अन्यथा जलन के भावना चालू हुआ, डाउट की भावना चालू हुआ तो आपका जीवन तहस नहस हो जाएगा, और आपका ही नहीं आप सामने वाला के भी जीवन को तहस नहस कर देंगे। ठीक है, तो कभी भी याद रखो मेरा स्टेटमेंट, तुम्हारा और तुम्हारे पार्टनर के बीच में कभी भी तीसरा आदमी एंट्री ले लिया तो तुम अपना पैर पीछे कर लेना, भगवान तुमको उससे बेहतर दिलाएंगे। अब इस भरोसे पर गधा तो नहीं तलाक मत लेते रहना। इधर आओ, सवाल पे कहीं ले लिया सीरियस तो कहेगा चलो बढ़िया मिलेला सर कह दिए तो कहे ना तलाक ले लेते हैं, नहीं। इधर आओ, कहता है कि सोमदेव ने 3500 रुपया पूंजी लगाया। ये बाबू 3500 रुपया पूंजी है सोमदेव का। दूसरा लड़का के पूंजी को हम एक्स मान दी, ये हो गया बी की क्या हो गया पूंजी। पूंजी गुने समय लाभ होता है। शुरू किया था सोमदेव और वर्ष के अंत में लाभ कैलकुलेट हुआ। इसका मतलब है कि 1 साल तक व्यापार चला, तब सोमदेव का पूंजी और गुने सोमदेव का समय, पूंजी गुने समय लाभ। बी का पूंजी गुने बी का समय। अच्छा, बी के पूंजी है क्या? हाँ, बी के पूंजी है 3000 है, तो क्यों मानना है? बी के पूंजी 3000। ए के पूंजी गुने ए के समय, बी के पूंजी गुने बी के समय मान लिए टी महीना। यानी हम माना कि ए का पूंजी लाभ दिया पूरा 1 साल 12 महीना और बी का पूंजी लाभ दिया टी महीना। अब दोनों के लाभ का अनुपात कितना दे दिया है मेरे भाई? 2:1 दे दिया है। 2 0 कैंसिल, 6 पंचे 30 और 6 7 पंचे 35, 6 दूना 12 और 2 से 2 कैंसिल, तो टी बराबर आ गया 7 माह। यानी 7 माह तक के व्यापार में रहा, 7 माह तक रहा। सवाल ये नहीं पूछा कि कितने महीने तक रहा, पूछा है कितने महीना बाद आए लो। तब भाई वाह, 12 महीना व्यापार चल लो तो शादी 12 महीना चल लो और अगला 7 महीना तक रह लो, तो कितना महीना के बाद अल्लो? तो आप कहोगे बाबू 7 महीना के बाद, तो यहां हो जाएगा 5 माह के बाद आया। सवाल बात यही है ना। पूरा 12 महीना व्यापार चला, अगला 7 महीना रहा, लास्ट वाला 7 महीना, तो कितने महीना के बाद आया? 5 महीना के बाद आया। आओ नेक्स्ट आ जाओ, धड़े धड़े। सवाल नंबर 18 कहता है कि कॉफी पाउडर जिसकी कीमत 2400 रुपए प्रति किलो, किस अनुपात में 1500 रुपए प्रति किलो को मिलाया जाए कि कॉफी पाउडर को मिलाने के बाद मिश्रण का कीमत हो जाए 2250 रुपया। एकदम आसान सवाल। रुआ जैसा सवाल है। एलिगेशन ऐसा का पढ़ा है क्रॉस वाला? पढ़ा है नहीं पढ़ा? कहता है कि 2 अलग अलग कॉफी का पाउडर है, दोनों को मिला दीजिए और मिला के बेच दीजिए। कैसे? 2250 रुपए पर केजी। तो कभी भी 2 अलग अलग सामान मिला करके बेचा जाए, अब बेचने वाला भी प्राइस दे दिया है तो एलिगेशन मेथड लग जाता है, क्रॉस मेथड लग जाता है। बोलो पहला वाला प्राइस कितना है जल्दी से? 2400। दूसरा वाला प्राइस कितना? 1500। और तीसरा वाला कॉमन प्राइस 2250 रुपया। अब क्या करना है? इन दोनों के अंतर यहां ठोकेगा तो इन दोनों के अंतर बच जाएगा 750 और इन दोनों के अंतर कितना बन जाएगा भाई साहब? 150, 1.5 सॉरी वो 150 बन जाएगा, खड़े खड़े 150। 0 से 0 कैंसिल, 15 से कैंसिल, तो 15 पंचे 75, यानी मिलाया जाएगा 5:1 में। अरे 5:1 कने भाई, अरे कहीं घटाने में तो गड़बड़ नहीं कर दिए ना? 2300 और 1 2400, 150 ठीक है। यहां घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 15 और 7 22 और 50, ठीक है 750, 15 पंचे 75। ऑप्शन सुधार होगा
5:1 का। ठीक है, ऑप्शन सुधार होगा लेकिन मेथड में कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। ठीक है, आ जाओ सवाल नंबर 19। कहता है x + 1/x का मान 3 है तो x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 का मान क्या होगा। तने लंबा गहरा सांस ले, और लंबा गहरा सांस लेके थोड़ा सा भगवान बाबा रामदेव को याद कर लो, और यदि तुम बाबा रामदेव के फैन नहीं है तो सनी लियोन को याद कर लो, योगा तो वो भी कराती है और वो और बेहतर बेहतर योगा कराती है, याद कर लो। ठीक है, यदि x + 1/x का मान दे दे और x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 का मान पूछे, यदि पावर 4 जब मान पूछेगा ना तो कुछ मत करिएगा, जो संख्या देगा उसको स्क्वायर करके 2 घटा देना है। नहीं समझा, फिर से समझा रहे, जो संख्या देगा उसका स्क्वायर करके 2 घटा देगा, 9 में से 2 घटाइएगा तो 7। अब जो आया है उसको पुनः से 2 स्क्वायर करके 2 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा भैया हमारा आंसर 49 में से 2 जाएगा तो 47। ऑप्शन नंबर कौन, डी हो जाएगा। क्या बोले, जल्दी से बोलो, क्या स्क्वायर करना है, क्या करना है, पहले स्क्वायर करके 2 घटाना है और एक बार पुनः स्क्वायर करके 2 घटाना है, आंसर आ जाए तो डायरेक्ट। प्रैक्टिस है तो डिटेल क्यों कराना है बताओ। a² + b² लगाओगे तो आ जाएगा a² + b² बराबर a + b के होल स्क्वायर माइनस 2ab। a² + b² बराबर a, अच्छा एक मिनट, 2 जोड़ के होता है क्या ना, ठीक है। यदि मैं डिटेल बना करके आपको दिखाइए देता हूं तो है ना, डाउट है तो हम तुरंत दिखा देते हैं, अगला 1 मिनट में खत्म डाउट। ठीक है, देखो ध्यान से, तो x + 1/x का मान कितना है, 3 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इधर भी और इधर भी, तो a + b के होल स्क्वायर a² + b² + 2ab बराबर में इधर 9, और इससे ही चल गया तो x² + 1/x² का मान, ये दुआ जाके घटेगा तो 7 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो तो स्क्वायर करके 2 ना घटा, एक बार और स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करके 2 ना घटेगा, आंसर हो गया। क्या करेगा, पहले स्क्वायर करके 2 घटाएगा, एक बार फिर से स्क्वायर करके 2 घटा देगा, आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 20 पे आ जाओ। कहता है कि 2 लघु वृत्त एक दीर्घ वृत्त को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, यदि दीर्घ वृत्त के केंद्र बिंदु O से भी गुजरते हैं तो दीर्घ वृत्त के व्यास 28 है, तो दीर्घ वृत्त के वो क्षेत्रफल क्या है जो दोनों लघु वृत्त को संलग्न नहीं है। बाबू हम बढ़िया से समझाते हैं, बहुत खतरनाक सवाल है, मेंसुरेशन की सवाल है, गोल गोल बात है। आ जाओ, देखो एक कहता है कि एक सर्कल है और एक सर्कल के अंदर में 2 छोटे छोटे और सर्कल बनाया गया है, इसके अंदर में एक सर्कल ये ले लो, अरे ये तो हम हाथे से बना ले, ये हो गया इसका व्यास 28, व्यास कितना है मेरे भाई 28। बड़े वृत्त का व्यास क्या है, ध्यान से पढ़ लीजिए, दीर्घ वृत्त का व्यास 28 दिया था, हमने 28 ले लिया, ए बी जो है वो दीर्घ वृत्त का व्यास। अब कहता है कि इसका सेंटर यदि वो है तो एक वृत्त इस प्रकार गुजरेगा और एक वृत्त इस प्रकार गुजरेगा। सवाल यही है, यदि मैं रंग दूं आपको तो आपको समझा पाऊं अच्छे ढंग से, कैसे रंग आएगा, देखो हम रंग के दिखा देते। ये वाला पार्ट आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये जो हरा वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, डार्क पार्ट, वही पार्ट का एरिया आपसे पूछ रहा है। सवाल यही था कि एक बड़ा वृत्त को 2 छोटा छोटा वृत्त यदि अंदर से स्पर्श करे और केंद्र बिंदु से होके गुजरे तो बड़ा वृत्त का उस भाग का एरिया क्या होगा जिस भाग में छोटा वृत्त नहीं आएगा, यानी इस वाला पार्ट और इस वाला पार्ट का एरिया निकालना है। बहुत आसान, बड़का वृत्त के एरिया में से छोटका दोनों वृत्त के एरिया घटा दीजिएगा तो इस छायांकित भाग का एरिया आ जाएगा। तो बड़का वृत्त के बाबू व्यास हमारा 28 है, तो त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा 14, बड़का वृत्त के त्रिज्या 14, तो यहां से लेकर के यहां तक 14। अब जैसे बताओ यहां पर केंद्र बिंदु मान के चलो P है, तो पूरा 14 में इस 7 और इस 7 ना हो जाएगा, छोटका वृत्त के त्रिज्या 7 और बड़का वृत्त के त्रिज्या 14 निकलेगा। बड़का वृत्त के एरिया में से छोटका दोनों वृत्त के एरिया घटेगा, तो एक वृत्त के एरिया त्रिज्या को हम मान के चल रहे हैं बाबू कि छोटका वृत्त के त्रिज्या स्मॉल r, तो इसका एरिया हो जाएगा πr², लेकिन ये तो एक ही वृत्त के होगा ना, और ऐसा कितने वृत्त हैं, 2 वृत्त है तो एरिया डबल हो जाएगा। यहां से पाई भैया
कॉमन ले लो तो बड़का आर के स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर, और माइनस में पाई कॉमन हो गया तो छोटका आर के स्क्वायर 7 के स्क्वायर और गुने 2। भाई साहब पाई के मान कितना होता है 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर होता है 196, और यहां देखो 49 और गुने 2 करोगे तो आ जाएगा 98, घटाओगे तो 98 ही आएगा, तो 98 यहां से काटो 14 7 98, 4 दूना लास्ट में 8 आएगा, लास्ट में 8 आने वाला ऑप्शन तनी देख लेगा है, एक ही को ये है 308 है, धर लिए ना। बोलो कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताओ। कितना बढ़िया सवाल था, एक बार पुनः से रिपीट कर देते हैं। बड़का वृत्त के एरिया में से दोनों छोटका वृत्त के एरिया घटा देना है। बड़का वृत्त के त्रिज्या 14 है तो छोटका वृत्त के त्रिज्या उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि छोटका का व्यास बड़का के त्रिज्या है, यानी 2 त्रिज्या छोटका मिल करके इसका व्यास बन रहा है, इसलिए 14 के आधा 7 हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, 20 सवाल गर्दा गर्दा उड़ा दिया। अलग बात है कि टाइम कितना चला गया है वीडियो हमें पता नहीं है। बाबू हमने बहुत अच्छा प्रैक्टिस कराया आपको 20 सवाल। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वही उमंग और उत्साह के साथ मिलेंगे और गर्दा गर्दा कबारेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।